गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं पंकज सर आप सबका स्वागत करता हूं यूरेका एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हम यहां पे आज ज्वाइन हुए हैं बेटा नेट टैक्सेशन के लिए। सर टैक्सेशन में क्या क्या और कैसे कैसे होगा, टैक्स की पूरी डिटेलिंग थोड़ी थोड़ी समझने के बारे में बात करेंगे कि सर टैक्स है क्या, टैक्स में क्या क्या चीजें होंगी। राइट, जल्दी से जल्दी जो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाना बेटा, ठीक है। तो कि टैक्स में एकदम जो बेसिक चीजें है ना, बेसिक चीजें अगर हमारा क्लियर होगा तो टैक्स में एडवांस लेवल पे भी सब कुछ क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अब टैक्स में क्या होगा, सब कुछ एडवांस लेवल पे भी क्लियर होता रहेगा, ठीक है बेटा। तो जो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं और जिनको अगर आपको लगता है कि हम यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट में देना चाहते हैं और यहां से ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेरे साथ पढ़े हो या फिर पढ़ना चाहते हो, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं बेटा जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना बेटा। आइए, हो गया। क्या करना था इसे? हाँ बेटे, तो जल्दी से जल्दी आ जाइए बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या कहा कि सर हमें टैक्सेशन की बात करनी, जैसे हमने कहा कि सर टैक्सेशन में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। हाँ बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभम, कैसे हो बच्चे। सबसे पहले एक बात समझते हैं कि सर ये टैक्स होता क्या है। जैसे ही मैंने कहा कि सर टैक्स क्या होता है, तो सर हमने कहा कि सर टैक्स का मतलब होता है एक कंपल्सरी पेमेंट। इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट चार्ज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी एसएससी, फ्रॉम ईच एंड एवरी एसएससी। अब यहां पे ध्यान से समझना कि सर ये टैक्स क्या है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है बच्चे जो हमसे गवर्नमेंट चार्ज करती है। टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है बच्चे जो हमसे गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमसे गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट चार्ज करती है, क्या सबसे चार्ज करेगी? नहीं सर, जो एसएससी है, जो टैक्स के लिए जिसकी लायबिलिटी बनती है, सिर्फ वही पैसा देगा। कौन देगा? सर जो एसएससी है जिसकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, सिर्फ वही और वही पैसा देगा। इसके अलावा कोई और भी पैसा देगा क्या? नहीं, इसके अलावा कोई और पैसा नहीं देगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर टैक्स कहां से आया है, टैक्स का जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? क्या ग्रीक है, क्या लैटिन है, राइट, क्या स्पेनिश है, क्या इंग्लिश है? अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले टैक्स, तो टैक्स बेटा देखो, मैंने आप सबको बताया है कि अगर कुछ लॉ में कोई वर्ड है और नहीं समझ में आता है तो नॉर्मली लैटिन लगता है। अगर कुछ कॉस्ट अकाउंट्स में कोई वर्ड है और नहीं समझ में आता है तो नॉर्मली जापानीज लगता है, राइट, क्योंकि कॉस्ट के जो मैक्सिमम थ्योरी है वो जापानीज ने दिया है। और लैटिन वर्ड मैक्सिमम जो लॉ में जो वर्ड्स यूज होते हैं मैक्सिमम लैटिन वर्ड यूज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर टैक्स भी यहां से कौन सा वर्ड है सर? लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है टैक्स? सर लैटिन वर्ड है। लैटिन में इसको क्या कहा जाता है? अगर टैक्स को मैं बात करता हूं कि सर लैटिन में इसको क्या कहा जाता है ना, तो लैटिन में इसको कहा जाता है बेटा टैक्सेर, TAXARE। लैटिन में इसको क्या कहा जाता है? TAXARE, टैक्सेर, ठीक है जी। टैक्सेर का मतलब होता है SS, ASSESS, SS, ठीक है। अब पहली बात,
कि सर टैक्स क्या होता है? टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है। याद रखना, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का सबसे मेजर सोर्स है। टैक्स क्या है? टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का सबसे मेजर सोर्स है, जो जहां से गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि सर टैक्स जो है ये तो अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्स होता है, राइट? अगर मैं टैक्स के टाइप्स की बात करता हूं, ठीक है जी, अगर मैं टैक्स के टाइप्स की बात करता हूं तो सर टैक्स जो है वो दो तरीके का दिख रहा है। कौन सा सर? पहला दिखता है डायरेक्ट टैक्स, पहला दिखता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा दिखता है इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा क्या दिखता है सर? दूसरा दिखता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बारे में बात करते हैं कि सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, या इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है, या डायरेक्ट टैक्स कैसे होता है, तो सर ध्यान से समझना, जब एसएससी ये कौन है सर? ये टैक्स पेयर है ना? ये कौन है सर? ये टैक्स पेयर है। जब आप टैक्स देते हो तो बड़ा ही दिमाग बहुत खराब हो जाता है। टैक्स पेयर, जिसको हम एसएससी भी कहते हैं, ठीक है, ये कौन है? ये टैक्स पेयर है। जब डायरेक्टली आप गवर्नमेंट के अकाउंट में, राजा जी के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा देते हो, राइट? आप देखो ये कौन है सर? ये है गवर्नमेंट। ये कौन है? ये है गवर्नमेंट। आप जब डायरेक्ट पे करते हो, डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है जी। अगर आप टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में डालते हैं, उसको क्या कहते हैं सर? सर उसको कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। उसको हम क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, राइट? उसको हम क्या कहेंगे सर? उसको हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। अब सवाल ये आता है कि सर डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है डायरेक्टली पैसा आपके जेब से निकलता है और गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। किसके अकाउंट में जाता है सर? गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरी ओर कहते हैं सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ध्यान से देखो, सबसे पहले ये भाई साहब, ये कंज्यूमर, ये कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर का हमेशा पागल बनाया जाता है ना? चाहे वैट था तब भी, जीएसटी था, जीएसटी आया तब भी। पैसा किससे लेंगे सर? पैसा तो हम कंज्यूमर से ही लेंगे। पैसा किससे लेंगे? पैसा तो हम कंज्यूमर से ही लेंगे। जो टैक्स का पैसा है वो किससे लेंगे सर? कंज्यूमर से लेंगे, राइट? अब कंज्यूमर ये टैक्स का पैसा किसको देता है सर? देखो, गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली पैसा नहीं जा सकता और सेलर नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं। सेलर नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं तो सेलर को ये टैक्स देता है। किसको देता है? सेलर को ये टैक्स देता है। कंज्यूमर जो है, जो बायर है, जो कह सकते हैं जो हमारा कस्टमर है, वो किसको टैक्स दे रहा है? वो टैक्स देता है किसको? सेलर को। और सेलर ये कलेक्ट करके राजा जी को जमा कर देते हैं। राजा जी जिसके सर पे मुकुट है, नहीं, राजा जी जिसके सर पे मुकुट है, ये डिपॉजिट किसके पास कराता है सर? ये डिपॉजिट कराता है गवर्नमेंट के पास, है ना? डिपॉजिट्स किसके पास कराता है सर? डिपॉजिट कराता है गवर्नमेंट के पास। अब ध्यान से समझते जाना बच्चे कि सर जब मैं कह रहा हूं डायरेक्ट टैक्स क्या है, जब मैं कह रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स देते हो, यहां पे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते। हम खाना खाते हैं, हम रेस्टोरेंट वालों को टैक्स देते हैं। हम कपड़ा खरीदते हैं, हम दुकानदार को टैक्स देते हैं। हमने सेविंग कराई, हमने सैलून वालों को टैक्स दिया, राइट? हमने क्या कहते हैं, पार्लर वाइफ जो है पार्लर जाती है तो पार्लर वाले को टैक्स दिया, राइट? हम ऐसे ही जब भी कुछ कंज्यूम करते हैं, जब भी कुछ यूज करते हैं, तो हम वहां पे उस दुकानदार को, उस सेलर को टैक्स देते हैं और सेलर फिर वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दैट मींस द बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू अल्टीमेट कंज्यूमर। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने टैक्स का बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर डाल दोगे, उसको क्या कहेंगे सर? उसको कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, है ना, टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा? तो वैसे टाइम पे होगा बेटा डायरेक्ट टैक्स। गुड इवनिंग शुभम, कैसे हो आप बच्चे? हाँ, उसको हम क्या कहेंगे सर? उसको हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। अब यहां पे ध्यान से समझते जाना, जब हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फंडा हमारे पास क्लियर हो गया, अब यहां पे एक और बात आ गई कि सर डायरेक्ट टैक्स कहां से आया, वो भी पता लग गया कि सर टैक्स का जो टैक्स वर्ड जो है वो कौन सा वर्ड है सर? वो लैटिन वर्ड है। टैक्स का मतलब क्या होता है? एसएस, ASS, ESS, ठीक है जी। अब एक बात बताओ
कि सर अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं या डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं, यह कितना पुराना है या इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है। ठीक है जी, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो बेटा सबसे पुराना अगर कोई टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे सर? इनडायरेक्ट टैक्स ना हम ना जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जब पिक्चर देख रहे थे, उस पिक्चर में भी देखा था, जब कोई अपने एरिया के बाहर कुछ सामान बेचने जाता है या बाहर का कोई व्यापारी उस एरिया में आके सामान बेचता है तो उस समय टैक्स देता। क्या बात कर रहे हो सर, उतना पुराना है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के टाइम पे भी इनडायरेक्ट टैक्स एग्जिस्ट करता था। कौन सा वाला एग्जिस्ट करता था? तो मैंने कहा कस्टम ड्यूटी उस समय भी था। उस समय भी जब आप हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बात करते हो, उस समय भी इनडायरेक्ट टैक्स था। तो उसमें जो कस्टम है, कस्टम का मतलब क्या होता है? जो चीज हमारे कल्चर से, जो चीज हमारे ट्रेडिशन से आया है, उसको हम कहते हैं कस्टम। और उस नाम से अगर कोई टैक्स है, मतलब हमारे कस्टम से, हमारे ट्रेडिशन से वो टैक्स बन के आया है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी कहते हैं। सर मतलब ये ड्यूटी हमारा ओल्डेस्ट टैक्स है। अगर ओल्डेस्ट टैक्स अगर हम देखेंगे तो ओल्डेस्ट टैक्स में कौन सा टैक्स आएगा? सर कस्टम ड्यूटी आएगा। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है बेटा इंडिया में बहुत पुराना है। अगर इंडियन कल्चर के हिसाब से देखोगे, इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से देखोगे कि सर डायरेक्ट टैक्स कितना पुराना है, और आज वाला जो डायरेक्ट टैक्स है हम उसकी बात नहीं करते। डायरेक्ट टैक्स के नाम पे बहुत सारा टैक्स आपको दिखेगा। ठीक है, आप एक बुक पढ़ोगे अर्थशास्त्र, ये किसने लिखा है? ये कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है, कब लिखा है? लगभग 2300 ईयर अगो, लगभग 2300 ईयर अगो। सर इसके टाइम पे कोई राजा वाजा भी थे क्या? मैंने कहा बिल्कुल थे, मौर्य टाइम का है, मौर्य एम्परर के टाइम पे। ठीक है जी, मौर्य काल का जब यहां बात करते हैं, उस समय जो अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी कौटिल्य ने, इन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बताया था कि सर टैक्स कैसे कैसे लगता है, कितना कितना लगता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने बताता हूं। जैसे सर लैंड रेवेन्यू, अगर कोई आपने लैंड से कोई पैसा कमाते हो, है ना, तो लैंड रेवेन्यू पे आपको 1/6 टैक्स देना पड़ता था। जैसे अगर 60 रुपया कमाते हो तो 10 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट? किस पे? लैंड रेवेन्यू पे। ये कहां मिलता है, कौन से बुक में मिलता है? सर रिटर्न है अर्थशास्त्र बुक में। ठीक है जी, जो मुगल टाइम पे। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके हिस्ट्री में आएंगे, जब ब्रिटिश टाइम है वहां से मेन सिलेबस स्टार्ट होता है। लेकिन चूंकि हमें बहुत सारी चीजें जो है इंडियन कल्चर में, इंडियन चीजों में हमें जाननी चाहिए, जो हम कभी कहीं किसी बुक्स में नहीं पढ़ पाते, राइट? अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी की बात करता हूं तो सर इस टाइम पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर आप देखोगे बेटा, तो इंपोर्ट ड्यूटी करीब करीब 20% के आसपास था, मतलब 1/5 पे था। ठीक है जी, इंपोर्ट ड्यूटी कितना था? 1/5 पे था। गोल्ड और सिल्वर पे अगर कोई प्रॉफिट होता था, ठीक है जी, अगर गोल्ड और सिल्वर पे अगर हमें कोई प्रॉफिट होता था तो उस पे भी 1/5 हमें प्रॉफिट टैक्स लगता था। ठीक है, इसके अलावा जब अगर एग्रीकल्चर पे भी देखते हैं तो सर एग्रीकल्चर पे 1/6, 1/8 या 1/10, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर। फार्मर की प्रोडक्टिविटी क्या है, फार्मर कितना पैसा कमा रहा है, उसके हिसाब से 1/6, 1/8 या 1/10 उनसे कर लिया जाता था। ठीक है, ये तो बात हुई कि सर इंडियन कल्चर या इंडियन हिस्ट्री में कैसे टैक्सेशन लगाया जाता था, कौन से बुक्स में हमें इसका एविडेंस मिलता है, और उस बुक्स का राइटर कौन है, और उस बुक्स का राइटर कौन है। अब हम बात करते हैं कि बेटा इंडिया में जो अभी टैक्स चल रहा है, जिसके हम डायरेक्ट टैक्स की कल्पना करते हैं, जो हम डायरेक्ट टैक्स की बातें करते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स कैसे, कहां से और किधर से आया, या इसको डायरेक्ट टैक्स को इंडिया में किसने लेके आया। ठीक है, तो देखो जब हम बात करते हैं इंडियन डायरेक्ट टैक्स की, राइट, तो सर टैक्सेशन जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वो कब हुआ है? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, जैसे हम ब्रिटिश की बातें करते हैं, हम सारी बातें ब्रिटिश की मानते हैं, हम आंसर भी पेपर में ब्रिटिश के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है जी, देखो जब बात करते हैं 1850 में, पहली बार 1850 में सर जेम्स विल्सो, सर जेम्स विल्सो, ठीक है जी, विल्सो ये ना, हाँ
विल्सन है। सर जेम्स विल्सन, ठीक है। सर जेम्स विल्सन जो है पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बने। क्या बने ये? फाइनेंस मिनिस्टर। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने, देखो ध्यान से, टैक्सेशन में जब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया की, तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो है ब्रिटिश इंडिया, है ना। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे पहला जो फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो बने थे सर जेम्स विल्सन, इन्होंने ही इंडिया में डायरेक्ट टैक्स को लॉन्च किया। अब हम बात करते हैं सर सबसे पुराना जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है इनकम टैक्स का? तो हम आज के टाइम पे जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, लेकिन जो सबसे पुराना जो बजट, फाइनेंस बजट पास किया गया था वो 1860 में किया गया था इन्हीं के द्वारा, ठीक है जी। इन्हीं के द्वारा, सर जेम्स विल्सन के द्वारा फर्स्ट फाइनेंस बजट, फर्स्ट फाइनेंस बजट जो पास किया गया था बेटा, वो कब पास किया गया था? 1860 में। और इनकम टैक्स एक्ट, है ना, इनकम टैक्स एक्ट जो सबसे पहले वाले इंडिया में लागू हुआ वो 1861 है। वो क्या है? वो 1861 है जो सबसे पहला हमारे पास फाइनेंस एक्ट के बाद फाइनेंस एक्ट बजट, फाइनेंस बजट जो है 1860 में पास हुआ। उसके बाद पहला जो इनकम टैक्स एक्ट हमारे पास आया है वो 1861 में आया। कब आया? 1861 में आया, जिसमें हम बात करते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे फर्स्ट टाइम जो है इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में आया। तो इंसान, अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा कि पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट कब लॉन्च हुआ, तो 1861 में हुआ। इनकम टैक्स एक्ट किसने पहली बार इंडिया में लाया? तो सर जेम्स विल्सन ने लाया। इनको पहली बार कब यहां पे भारत के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था? पहला फाइनेंस मिनिस्टर भी थे ये। कब थे? 1850 में। क्या थे ये? ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। जहां तक कोशिश हो सके मैं आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर ठीक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते, यहां तक आई होप सो आपको क्लियर होता चल रहा होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब यहां पे ध्यान से देखो, जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स इंडिया में कौन चार्ज करता है? वो बात करते हैं CBDT, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब आपसे सवाल आता है, बताओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इंडिया में कब आया? ये आया 1963 में। ये कब आया? 1963 में। इसको किससे अलग किया गया था? इसको अलग किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इसको अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था? तो मैं वो भी बता दूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अलग किया गया था, ठीक है जी। तो इसको किससे अलग किया गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अलग किया गया। कब अलग किया गया? 1963 में अलग किया गया। अभी जो इनकम टैक्स एक्ट चलता है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 चलता है। वो कौन सा चलता है मेरे प्यारे बच्चे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 चलता है, ठीक है। अब यहां पे हमने कुछ हिस्ट्री पे ध्यान देखा कि सर पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स कौन लेके आया, कब आया, अभी कौन सा एक्ट चलता है। ऐसी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हमने साथ साथ सीखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सवाल एक आपसे कि बताओ आप टैक्स देते हो या नहीं। अब एक सवाल छोटा सा आपसे है कि बताओ क्या आप लोग टैक्स देते हो या नहीं। तो बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो टैक्स नहीं दिया। मैंने कहा बेटा गलत बात है। कब से टैक्स देते आ रहे हो? मैंने कहा जब आपने पहली किलकारी मारी थी ना इस धरती में आके, मां की कोख से निकल के, तब से आपके नाम पे टैक्स जा रहा है। कैसे सर, ऐसे कैसे बात करते हो? हमने तो पैदा लिया, कुछ खाया भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, टैक्स कैसे दे दिया? बेटा जब आप हुए थे तो आप हॉस्पिटल में हुए होगे और हॉस्पिटल में डॉक्टर को फीस गया होगा जिसमें सर्विस टैक्स भी होगा, जिसमें सर्विस टैक्स भी इंक्लूडेड होगा, राइट। तो हम जिस दिन पैदा लिए हैं इस धरती में उस दिन से आपको टैक्स हम देते जा रहे हैं।
और कब तक देंगे सर? मरने के बाद भी देंगे। मरेंगे तो जो घी लकड़ी से जलाया जाएगा वो भी टैक्सेबल होगा, साथ साथ उसके मरने के बाद जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है वो भी टैक्सेबल है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया आप टैक्स देते हो या नहीं देते हो, तो यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो सर हमने बहुत दिन से टैक्स देते आ रहे हैं। कैसे? जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तब टैक्स देते हैं, जब हम कॉपी पेन खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, जब हम कपड़े खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, जब हम कुछ भी खरीदते हैं बेचते हैं तब हम टैक्स गवर्नमेंट को देते रहते हैं। ठीक है, तो सर बताओ, इतना आपने टैक्स दे दिया, इतना टैक्स आपका जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से समझना। जब हमने कहा कि टैक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट? एक पार्ट को कहते हैं सर डायरेक्ट टैक्स, एक पार्ट को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरे पार्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक बात है कि नहीं? जब हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बातें करते हैं तो हमने कहा था पहले ही डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। ठीक है जी, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? करेंटली जीएसटी। अब जीएसटी में किसको किसको इंक्लूड किया गया है, किसको किसको इंक्लूड नहीं किया गया, पहले थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। देखो, अगर आप कुछ गुड्स बाहर से मंगाते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। ठीक है जी, जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। ठीक है जी, ये किस पे लगता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे। ये किस पे लगता है ना? देखते जाना, ये किस पे लगता है? सर ये लगता है हमारा एक्सपोर्ट पे, है ना? ये किस पे लगता है? सर ये लगता है हमारा एक्सपोर्ट पे। चलो जी, ये एक्सपोर्ट पे लग गया। अब ये बताओ, प्रोडक्शन पे कौन सा टैक्स लगता था पहले? जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कौन सा टैक्स लगता था? सर ये एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है जी, एक्साइज ड्यूटी लगता था। हम आगे बढ़ते हैं, है ना? हम आगे बढ़ते हैं। जब हम एक्साइज ड्यूटी की बात कर दिए, जब इंटर स्टेट सेल होता है तो कौन सा टैक्स लगता था? सीएसटी। और जब लोकली सेल करते थे तो कौन सा लगता था? सर वैट, जिसको हम एलएसटी भी कहते हैं, लोकल सेल्स टैक्स। अब ध्यान से देखना, सर किसको हमने यहां पे इंक्लूड किया है? और अगर जब सर्विस देते हैं तो इस पे सर्विस टैक्स लगता है। इस पे क्या लगता है? सर्विस टैक्स लगता है। ठीक बात है कि नहीं? तो देखो, जब इंपोर्ट करते थे तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, जब एक्सपोर्ट करते एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, जब प्रोडक्शन करते हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे दिल्ली से यूपी, दिल्ली से पंजाब, राइट, या फिर राजस्थान से हरियाणा, ऐसे हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, सॉरी राजस्थान से हरियाणा, तो वहां पे जो टैक्स लगता था उसको कहते हैं सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और जब लोकली गुड्स बेचते थे, जिसको हम लोकल सेल्स टैक्स भी कहते हैं, उसको वैट के माध्यम से हम चार्ज करते थे। ठीक है जी, अब यहां पे एक बात समझना कि ये जितने टैक्स है कौन कौन से? सर एक्साइज, सीएसटी, वैट और सर्विस टैक्स, इन सभी को एक में ले आए, जिसका नाम हमने दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लॉन्च किया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लाया गया। ठीक है जी, सबसे पहला कंट्री जीएसटी लाने वाला या जीएसटी लगाने वाला कौन सा कंट्री है? वो कनाडा है। सबसे पहली ऐसी कंट्री जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था वो कनाडा है। ठीक है, 1950s में है। एग्जैक्ट ईयर अभी मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझना कि सर यहां पे ध्यान से देखो, एक्साइज, सीएसटी, वैट और सर्विस टैक्स, इन सभी को मिला के जो एक सम ऑफ टैक्स कर दिया गया, उसको हमने क्या नाम दे दिया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कब से इंप्लीमेंट किया गया? 1 जुलाई 2017 से। इसका मतलब यह है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है सर, कि सर एक बात बता दीजिए कि जो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इसको अभी भी बाहर रखा गया। किसके अंदर? सर कस्टम ड्यूटी के अंदर। किसके अंदर? सर कस्टम ड्यूटी में इसको अभी भी बाहर रखा गया है। तो मतलब कस्टम ड्यूटी को, कस्टम टैक्स को अभी भी जीएसटी से बाहर रखा गया। तो कस्टम जो है आज भी किससे बाहर है? सर जीएसटी के बाहर है। जीएसटी में कौन कौन से टैक्स आ गए? एक्साइज आ गया, सीएसटी आ गया, वैट आ गया, सर्विस टैक्स आ गया। इन सभी टैक्सों को एक जगह पे ले आए, जिसका नाम हमने क्या डाल दिया? जीएसटी, जिसको हम क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को आज भी उससे बाहर रखा गया है। क्या नाम दिया इसको हमने? कस्टम ड्यूटी।
अब हम मेन सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। जिसको हम क्या कहते हैं सर, इनकम टैक्स क्या होता है। ध्यान से देखते जाना बच्चे कि सर इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। अब ध्यान से देखो, जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक बात समझना पड़ता है कि सर इनकम का मतलब क्या होता है ना। जो पैसा आप कमाते हो, कहीं से मार्केट से कमाते हो, उसको हम इनकम कहते हैं। इसका मतलब आपने पैसा कहीं से भी कमा सकते हो, कैपिटल रिसिट्स भी हो सकता है और रेवेन्यू रिसिट्स भी हो सकता है। ठीक है, इनकम आपका कैपिटल रिसिट्स भी हो सकता है और रेवेन्यू रिसिट्स भी हो सकता है। ठीक बात है कि नहीं। अब एक बात बताओ सर कि ये कैपिटल रिसिट्स क्या है और रेवेन्यू रिसिट्स क्या है। जब हम बात करते हैं कि सर कैपिटल रिसिट्स क्या है और रेवेन्यू रिसिट्स क्या है, राइट, तो सर एक दो बातें हमें समझ में आना चाहिए कि सर ये है क्या, राइट, कि ये कैपिटल रिसिट्स क्या है, ये रेवेन्यू रिसिट्स क्या है। पहले ये भी बातें तो क्लियर हो जाए, है ना, कि देखो जो चीजें बार बार आपको मिलती हो, जो रेकरिंग नेचर का हो, पहली बात समझ जाओ, जो क्या है सर रेकरिंग इन नेचर है, जो बार बार मिलता है, रेकरिंग इन नेचर, जो बार बार मिलता है, ठीक है जी, उसको हम क्या कहेंगे सर, उसको हम कहेंगे रेकरिंग, उसको कहेंगे रेवेन्यू रिसिट्स। लेकिन जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, जो क्या है सर नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग इन नेचर, जो बार बार रिपीट नहीं होता, है ना, जो बार बार रिपीट नहीं होता, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिट्स कहेंगे। सर इसका और भी माध्यम, इसका और भी मतलब हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल होगा, अभी देखते जाते हैं इसमें और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, जब भी कैपिटल रिसिट्स होता है तो कोई ना कोई एसेट्स, कोई ना कोई संपत्ति आपकी कम हो जाती है। हमने कोई एसेट्स बेचा होगा, ठीक है जी। अब यहां पे ध्यान से समझना, जो कैपिटल रिसिट्स होता है वो किसी ना किसी सेल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम से होता है, सेल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। हमारे पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम थे, उसी को उठा के बेच दिए। हमारे पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम थे, उसी को उठा के बेच दिए, तो हम क्या कहेंगे, सेल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, जैसे मेरे को किराया आता था, राइट, वो किराया कहां से आता था, बिल्डिंग से आता था, तो सोर्स ऑफ इनकम था ना जी, उसी को उठा के बेच दिए, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल रिसिट बन जाएगा, राइट। हमारे पास इंटरेस्ट आता था, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, वो इन्वेस्टमेंट ही उठा के बेच दिए, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिट्स हो जाएगा, राइट। लेकिन जब रेवेन्यू रिसिट्स होगा तो मैंने कहा नो एसेट्स डिक्रीजेस, कोई संपत्ति कम नहीं होगी। ठीक है जी, ये कहां से मिलेगी सर, सोर्स ऑफ इनकम होगा आपका, सोर्स ऑफ इनकम होगा आपके। मेरे पास नॉलेज है, उससे ये पैसा मिलता है, राइट, आपको पढ़ाता हूं, उससे पैसा मिलता है। किसी के पास घर है, उसको किराया मिलता है। किसी ने एफडी कर रखा है, वहां से उसको ब्याज मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से मिल रहा होता है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से मिल रहा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिट्स। साथ साथ मैंने कहा कि सर यहां पे कोई एसेट्स कम नहीं होता, यहां पे कोई भी एसेट्स कम नहीं होता। ठीक है जी, अब यहां पे ध्यान से समझते आ रहे होगे और समझ रहे होगे, तो एक छोटा सा और एग्जांपल साथ साथ देख लो। अब देखो जी, आपके पास आम का बगान है, ठीक है जी, मान लो शुभम जो बच्चा यहां पे दिख रहा है, उसके पास आम का बगान है। वो हर साल आम जो है बेचता है और उसका गुजारा बहुत अच्छे से चल जाता है। क्यों, क्योंकि सर इसके पास 500 आम के पेड़ हैं, इनके बगान में जो है 500 आम के पेड़ है, आराम से खर्चा चल जाता है। ठीक है जी, तो अगर मैंने लिखा सेल ऑफ मैंगो, अगर मैं आम बेचता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा रेवेन्यू रिसिट्स। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेवेन्यू रिसिट्स। होगा कि नहीं, राइट। लेकिन अगर मैं पेड़, अगर मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत थी और मैंने आम का पेड़ ही उठा के बेच दिया, मैंने लिखा सेल ऑफ मैंगो ट्री। ठीक है जी, ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया हमारे पास कैपिटल रिसिट्स। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कैपिटल रिसिट्स। ठीक है,
अब सर अकाउंट्स क्यों पढ़ाने लग गए? मैंने कहा अकाउंट्स इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा, इनकम को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्म्स आपके जरूरत थी, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूं अकाउंट्स में, और कुछ नहीं बताना कि सर रेवेन्यू रिसिट्स क्या है और कैपिटल रिसिट्स क्या है। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आई होप सो नहीं होगा, राइट। अब जो आपकी इनकम है, आप जहां से भी कमाते हो, ये टोटल 5 हेड में टैक्सेबल होता है। ये जो आपकी इनकम है, ये इनकम बेटा आपके 5 हेड में टैक्सेबल होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन, और आखिरी अदर सोर्सेस। ठीक है बच्चे, अब यहां पे ध्यान से देखते जाना कि सर अगर मैं बोलूं कि सर आपके बताओ हेड ऑफ इनकम कितने हैं या कितने हेड है इनकम के, राइट। तो मैंने कहा 5 हेड है। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। सर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से इनकम को किस हेड में लाना चाहिए? मैंने कहा आप कहीं से भी कुछ भी पैसा कमा लो, आपका इनकम इसी 5 हेड में टैक्सेबल होगा। कोई भी कैसे भी इंसान हो, कहीं से भी पैसा कमाता हो, राइट, उनका इनकम अगर टैक्सेबल होगा, अगर उनका लीगल इनकम होगा तो टैक्सेबल होगा, और लीगल इनकम यहीं पे टैक्सेबल होगा। कुछ बच्चे होते हैं शरारती जो कहते हैं सर इलीगल इनकम है, तो बेटा इलीगल इनकम इनकम नहीं, इनकम के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो इलीगल होगा, और इलीगल है तो उसका पूरा का पूरा गवर्नमेंट का हो जाता है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का हो जाता है। ठीक है, हाँ कुछ लोग कहते हैं सर ब्लैक मनी, बेटा अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो 100% जितना टैक्स बनता है उसको 30% और 30% पेनल्टी, मतलब 6%, 60% आपको टैक्स लग जाता है। अब यहां पे समझते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी किससे कितना सेक्शन में होगा? सर 15 से 17 में होगा, सेक्शन 15 से 17 में होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 में होगा, सेक्शन 22 से 27 में होगा। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 28 से 44 में होगा। सेक्शन कितना होगा? 28 से 44 में होगा। कैपिटल गेन सेक्शन 45 से लेके 55 तक होगा। अदर सोर्सेज 56 से लेके 60 तक होगा। याद रखना बेटा, सेक्शन याद रखना बहुत आसान है इनका, कि सर अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से है तो सेक्शन कितना होगा? 15 से 17 के बीच में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो 22 से 27 के बीच में। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 28 से 44 के बीच में। कैपिटल गेन है 45 से 55। अदर सोर्सेज है तो 56 से 60 के बीच में। अब एक बात बताना, जो भी चैप्टर का सेक्शन है उसका जो पहला सेक्शन है ना, उसकी चार्जेबिलिटी बताता है। उसका जो पहला सेक्शन है उसका चार्जेबिलिटी बताता है कि सर इसकी चार्जेबिलिटी क्या है, ये कहां पे टैक्सेबल होगा। और चार्जेबिलिटी में ही पता लगता है कि ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा या इनकम कहां पे टैक्सेबल होगा। उसका डिटेल कहां लिखा होता है? सर उसके पहला सेक्शन। मतलब अगर पीजीबीपी की चार्जेबिलिटी जाननी हो तो कौन सा सेक्शन देखना पड़ेगा? 28। अगर हमें अदर सोर्सेज का चार्जेबिलिटी जाननी हो कि कहां पे टैक्सेबल नहीं, वो कहां देखना पड़ेगा? 56। ठीक है जी, वो कहां देखना पड़ेगा? 56। ठीक है जी। कैपिटल गेन का जानना हो तो 45। ठीक है जी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जानना हो तो 22। ऐसे ही जो पहला सेक्शन है हर चैप्टर का वो क्या है आपका? जो आपका चार्जेबिलिटी बताता है कि कौन से इनकम कहां पे टैक्सेबल होगा। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार बता दीजिएगा। अब एक बार थोड़ा सा मैं इसका सिलेबस बता दूं कि सर इनकम टैक्स में आपको क्या क्या सिलेबस यहां पे देखना है। इनकम टैक्स में अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं बेटा, तो सर सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं, राइट, क्या बात कर रहा हूं सर? डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला आपके पास आता है बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो सेक्शन है बेटा वो सेक्शन 1 to 4 है। कितना है? सेक्शन 1 to 4 है। फिर आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस, जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे तो उसका सेक्शन क्या होगा? सर उसका सेक्शन होगा 5 to 9।
ये क्या लिख रहे हैं सर, ये सेक्शन लिख रहे हैं कि ये सेक्शन कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है, ठीक है जी। फिर अगर हम बात करते हैं सर एग्जेम्प्टेड इनकम, राइट, तो एग्जेम्प्टेड इनकम का क्या सेक्शन होगा सर, एग्जेम्प्टेड इनकम। सर कुछ बच्चे होते हैं पेपर में पूछा जाएगा क्या सेक्शन, मैंने कहा कभी कभी, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि आपसे सेक्शन पूछा जाए, अदरवाइज आपसे सेक्शन नहीं पूछा जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है जी। एग्जेम्प्टेड इनकम का सेक्शन क्या है, तो सर एग्जेम्प्टेड इनकम का सेक्शन 10 है। फिर मैंने कहा इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर क्या है, सेक्शन क्या है, तो 15 से लेके 17, सेक्शन 15 से लेके 17। फिर मैंने कहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका सेक्शन क्या है, इसका सेक्शन है 22 से लेके 27 तक, ठीक है जी। फिर हम आते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन है 28 से लेके 44 तक, इसका सेक्शन क्या है 28 से लेके 44 तक। फिर हम बात करते हैं सर एक बार बताओ कैपिटल गेन का सेक्शन क्या है, तो कैपिटल गेन का भी सेक्शन बताते हैं, क्या हो जाएगा 45 से लेके 55 तक, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं अदर सोर्सेस का, है ना, अदर सोर्सेस का, तो अदर सोर्सेस का सेक्शन क्या है बेटा 56 से लेके 60 तक। क्लबिंग ऑफ इनकम 60 to 70, set off and carry forward of losses 70 to 80, deduction 80C to 80U, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमें पढ़ना है एडवांस टैक्स, इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा पढ़ना है हमें टीडीएस, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमें पढ़ना है आईटीआर। अगर कहीं से अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाए कि सर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया क्या क्या है, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया सबसे पहला सर रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है जी, इनमें तो सब है ही, सैलरी वगैरह तो रहता ही रहता है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं सर यहां पे क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन, क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन, ठीक है जी। इसके बाद सर आईटीआर, ये जो टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक कह सकते हो कि आपके टैक्सेशन के अंदर हर बार अगर आपके पास क्वेश्चन 10 दिख रहे हैं पेपर के अंदर, तो 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन जो है इन्हीं लिमिटेड टॉपिक से, आप चाहो जिनके पास भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखा हो, तो आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बच्चे आपको वहीं से मिलेगा। कहां से मिलेगा, मोस्ट ऑफ द चैप्टर यहीं से मिलेगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।